नमस्कार, मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज उत्तराखंड दौरा। हल्द्वानी में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। एमबी इंटर कॉलेज मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों का होगा प्रदर्शन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्री और जनप्रतिनिधि रहेंगे मौजूद। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर। आपको बता दें, सरकार के 4 साल पूरे होने पर 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। वहीं एमबी इंटर कॉलेज मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री इसी खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी योगेश आर्य। योगेश आर्य, क्या कुछ जानकारी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर? देखिए प्रशांत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जो है उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं और नैनीताल आज जिले में वो रहेंगे। हल्द्वानी में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और राजनाथ सिंह सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जाने का जो कार्यक्रम था पहले वो रद्द हुआ है और अब जिस तरह से वो 12 बजे के लगभग एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, उसके बाद जो है वहां से सीधे हेलीकॉप्टर से रवाना हल्द्वानी के लिए हो जाएंगे और 12:55 पर वो है मैदान में पहुंचेंगे जहां पर जनसभा आयोजित की गई है। वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और करीब 2 बजे से 2:30 बजे के बीच वो है वापस जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो निश्चित तौर पर क्योंकि सरकार के 4 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम है, 4 साल बेमिसाल को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम को जन जन की सरकार 4 साल को लेकर के भी नाम रखा गया है और थीम के तौर पर जिस तरह देखा जाए कि सरकार ने जो कामकाज किया है 4 सालों के अंदर, उसका व्याख्यान उस दौरान किया जाएगा। प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है, प्रदर्शनी का अवलोकन भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये सरकार जो है अब 4 साल के काम काज को जो लेकर जो है जनता के बीच जा रही है, क्योंकि अगले साल जो है 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के और ऐसे में सरकार जो है चाहती है कि अपने कामकाज का लेखा जोखा इन जनसभाओं के माध्यम से जनता के बीच रखे कि उन्होंने 4 साल में किस तरह के काम किए हैं। और 4 साल ही नहीं बल्कि 2017 से लेकर अब तक जो 9 साल में कामकाज हुए हैं उनकी सभी प्रदर्शनी वहां पर लगाई जा रही है और उसके बारे में जानकारी जो है प्रदर्शनी के माध्यम से हो, संबोधन के माध्यम से वो दी जा रही है। जी योगेश, आने वाले चुनावों को लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उसको लेकर जो है राजनाथ सिंह का दौरा है। देखिए तमाम तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष भी चाहता है कि वह सत्ता में लौटे और निश्चित तौर पर वह भी अपनी तरफ से जो है तमाम कोशिशें कर रहा है और जिस तरह के विपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए वो विपक्ष की भूमिका जो है कहीं ना कहीं निभाने का प्रयास जो है उनकी ओर से किया जा रहा है। लगातार तमाम दौरे हो, तमाम संगठन के कार्यक्रम हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हो, सरकार के कार्यक्रम हो, उनको लेकर उन पर जिस तरह से वापस लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पार्टी जो है अपने स्तर पर जो कामकाज उन्होंने किया है उसका ब्यौरा जो है जनता के बीच देने के लिए पहुंच रही है। योगेश, क्या कुछ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही क्यों आ रहे हैं? और भी तो नेता थे पार्टी में। देखिए इससे पहले अगर हम बात करें तो अमित शाह इससे पहले जो है हरिद्वार में आ चुके हैं। 4 साल को लेकर वहाँ कार्यक्रम हो चुका है और अब हल्द्वानी में कार्यक्रम होना है। राजनाथ सिंह की पार्टी लेवल पर ड्यूटी लगाई गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे संगठनात्मक रहता है जहाँ पर संगठन की ओर से जिम्मेदारियां सौंपी जाती है। वहाँ पर स्वतः कार्यक्रम में जिम्मेदारी नहीं लगती। वहां पर जो है जिस तरह से संगठन उच्च केंद्र से जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसी के तहत वहां पर जिम्मेदारियां लगाई जाती हैं, उसी के तहत नेताओं को जाना होता है। और राजनाथ सिंह की अब ड्यूटी लगी है, आने वाले वक्त में किन किन नेताओं को यहाँ भेजा जाएगा देखने वाली बात होगी। इससे पहले क्योंकि जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनको भी यहाँ पर भेजा गया था, अमित शाह को यहाँ भेजा गया, अब राजनाथ सिंह को भेजा गया। आने वाले वक्त में किस नेता की ड्यूटी लगती है देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जिस तरह से राजनाथ आ रहे हैं उसको लेकर जो है तमाम तैयारियां की गई हैं। धन्यवाद योगेश आपका ताजा जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बागेश्वर जिले में खड़िया खनन से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वैध पट्टा धारकों पर लगी रोक को हटाने की राहत दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन अनिवार्य बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सभी नियमों का पालन करने वाले वैध
खनिकों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अवैध खनन के आरोपों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ टीम समिति गठित करने का आदेश दिया गया है, जो रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं राज्य सरकार को निर्देश है कि खनन कार्य पर्यावरण अधिनियम और अन्य कानूनी मानदंडों के अनुसार ही हो। बता दें कि बागेश्वर के काड़ा तहसील के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि अवैध खड़िया खनन से उनकी खेतीबाड़ी, घर, पानी की लाइनें आदि चौपट हो गई हैं। उनकी आजीविका पर खतरा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी 2026 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें उन्होंने 29 माइनों के संबंध में कुछ राहत प्रदान की थी। वहां से कोर्ट ने उसी पर रिलाई करते हुए ये डायरेक्शन दी है कि जिला खान अधिकारी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी द्वारा नामित एक अधिकारी माइन ऑपरेटर्स के दस्तावेजों की जांच करेंगे और उसके बाद एक टेबुलर फॉर्म में रिपोर्ट हाईकोर्ट में फाइल करेंगे। और इसी बीच में जो पूर्व में हाईकोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, उसके द्वारा भी जो पैरेलल जांच की जा रही है, उसकी रिपोर्ट भी सबमिट की जानी है। वहीं चामोली जिले में स्थित श्री बद्रीनाथ धाम पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ताजा और भारी बर्फबारी से ढक गया है, जहां 2 से 3 फीट तक मोटी बर्फ जमी हुई है, जिससे पूरा धाम मंदिर परिसर, नीलकंठ और नारायण पर्वत सफेद चादर में लिपटे नजर आ रहे हैं और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ से खूबसूरत नजारा बना हुआ है। वहीं लगातार हो रही बर्फबारी से कड़ाके की ठंड लौट आई है। तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी संजय कुंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय कुंवर, क्या कुछ जानकारी है मौसम के हाल को लेकर? देखिए, अभी सीमांत जनपद चंबा बात की जाए तो ऊपरी जो हिमालयी क्षेत्र है, बद्रीनाथ धाम सहित तमाम अन्य जो धौलीगंगा घाटी और अलकनंदा घाटी के ऊंचाई वाले इलाके हैं, वो 4 दिनों के पश्चिमी विक्षोभ के चलते जहां बर्फबारी और बारिश का दौर जारी था, आज सुबह जो है चटक धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई है। किसी तरह जो है बारिश और बर्फबारी अभी थमी हुई है। हालांकि जो डीजीसीए चंडीगढ़ द्वारा आज 5 बजे तक का जो एवलांच और बर्फबारी का अलर्ट जो है इन ऊंचाई वाले इलाकों के लिए जारी है, जिसको देखते हुए यहाँ पे जिला प्रशासन जो मुस्तैदी के साथ जो है पूरी घटना पे नजर बनाए हुए हैं। लेकिन बद्रीनाथ धाम में जिस तरह ये मिड मार्च में जो है लगभग 3 से 3.5 फीट बर्फ जो है बद्रीपुरी में पड़ी हुई है, तो इसको देखते हुए वहाँ पे जो मास्टर प्लान का जो फेज 2 का निर्माण कार्य चल रहा था, उसको रोक दिया गया है। और कुछ जो मजदूर कच्चे टीन शटों में और टेंटों में रहने वाले थे, उन्हें प्रशासन ने हनुमान चट्टी से नीचे भेजा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे ही मौसम खुलेगा तो मजदूर जो है दोबारा बद्रीपुरी में निर्माण कार्य के लिए पहुंचेंगे। फिलहाल जो है सुबह पूरे क्षेत्र में जो है खिली धूप नजर आ रही है। निचले इलाकों में ज्योतिर्मठ से लेकर तमाम पीपलकोटी तक, चमोली, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर तक जो है खिली धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई है। और जो लगभग 72 घंटे के बाद सीमांत क्षेत्र में इस तरह का मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं न कहीं ये पर्यटन कारोबारियों के साथ जो किसान है क्षेत्र के, वो भी परेशान हो गए थे, क्योंकि जबरदस्त बारिश जो है निचले इलाकों में हुई थी, जिससे उनकी नकदी फसलें भी जो बोई हुई थी, तो वो भी जो है खतरे की जद में आई हुई थी। तो किसानों ने भी फिलहाल राहत की सांस ली है। जी संजय कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। वहीं नरेंद्र नगर में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ी इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और ठंड बढ़ गई है। वहीं ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34 नरेंद्र नगर के बगर थार के पास पहाड़ी से भारी मलबा गिरने से अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में मलबा हटाने का कार्य JCB और मजदूरों की मदद से जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्दी मार्ग यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, मलबा हटाने का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद ये मार्ग सुचारू रूप से चलने लगेगा। ऋषिकेश गंगोत्री NH बगर थार के पास मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है और आने जाने वाले राहगीरों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही मार्ग यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। वहीं मलबा हटाने में मजदूरों की मदद ली जा रही है। भारी मलबा गिरने से नरेंद्र नगर के
बगर थार के पास ये जो रास्ता है राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34 वो बंद हो गया है। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यातायात के जो साधन हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जनजीवन प्रभावित है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश का ये जो रूप है वो आपको देखने को मिला। नरेंद्र नगर में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ी इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है और ठंड बढ़ गई है। वहीं ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 34 नरेंद्र नगर के बगर थार के पास पहाड़ी से भारी मलबा गिरने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ऐसे में मलबा हटाने का कार्य JCB और मजदूरों की मदद से जारी है। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार कैबिनेट का विस्तार हो गया है। राज्यपाल ने 5 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। कहा जा रहा है कि इस कैबिनेट एक्सपेंशन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को तहरीर दी गई है। – 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट का विस्तार किया है। शुक्रवार को लोक भवन में 5 नए चेहरों खजानदास, भरत चौधरी, राम सिंह केड़ा, मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं धन्यवाद करता हूं अपने नेतृत्व का, पार्टी संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्यार और जिम्मेदारी दी। प्यार और जिम्मेदारी को मैं सेवा के रूप में लूंगा, उत्तराखंड की सेवा करूंगा और जो संकल्प लिया है कि सरकारी योजना का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, ऐसा संकल्प रहेगा और जो भी मेरे से हो सके अपने कर्तव्य का निर्वहन करूंगा। माननीय पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश और देश का विकास हो रहा है, उसी विकास के मैप को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से युवाओं के हित में, माताओं के हित में, बहनों के हित में, प्रदेश के हित में जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम उस दिशा में काम करेंगे। माननीय पुष्कर धामी जी रात दिन काम कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी रात दिन काम कर रहे हैं और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश के हित में रात दिन काम कर रही है और हम लगातार प्रदेश के हित में जो भी हमसे हो पाएगा हम काम करेंगे। और समय कम है, चुनौतियां भी हैं, लेकिन चुनौतियों से मुकाबला करना हमारा काम है और हम चुनौतियों से मुकाबला करेंगे। जो भी हमसे संभव हो पाएगा हम उस दिशा में काम करेंगे। कहा जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की साफ कोशिश दिखी है, जहां कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हरिद्वार जैसे अहम जिले को पहली बार जगह मिली, जबकि कुछ पहाड़ी जिले अब भी बाहर हैं। सामाजिक समीकरणों में ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और पंजाबी समाज को साधने की रणनीति साफ नजर आती है। मैदान और पहाड़ के बीच संतुलन बनाकर सरकार ने चुनावी संदेश देने की कोशिश की है। आज सरकार में मंत्री के रूप में दायित्व मिला है, पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ इस दायित्व को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के विकास के लिए जो बन पड़ेगा उसे बहुत ताकत के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अभी जो कुंभ होना है उसको भी पूरी ताकत के साथ करेंगे और जो प्राथमिकताएं हैं प्रदेश के विकास की उनमें भी साथ साथ करेंगे। उत्तराखंड में 2 मंडल है, कुमाऊं और गढ़वाल। मंडलों के हिसाब से देखें तो कुमाऊं मंडल में आने वाले नैनीताल जिले से राम सिंह केड़ा सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले से कोई मंत्री नहीं है, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल से हैं। सीएम चंपावत जिले की चंपावत विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। उधम सिंह नगर से सौरभ बहुगुणा सरकार में पहले से मंत्री हैं। वहीं अल्मोड़ा जिले से रेखा आर्य कैबिनेट मंत्री हैं। इस तरह कैबिनेट विस्तार के बाद कुमाऊं मंडल से मुख्यमंत्री के अलावा 3 अन्य मंत्री कैबिनेट का हिस्सा हो गए हैं। ये जिम्मेदारी मैं चुनौती की तरह स्वीकार करता हूँ और एक चुनौती भी है क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है। 27 में हमको चुनाव में जाना है और इसमें हम कितना अच्छा काम प्रदेश के हित में कर सकते हैं, उस काम पे माननीय मुख्यमंत्री के साथ कंधे पे कंधा मिला करके आगे हम बढ़ेंगे, चलेंगे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से प्रदेश स्तर का अच्छा काम किया है, चाहे युवाओं को लेकर के हो, चाहे महिलाओं को लेकर के हो, उसको और आगे बढ़ाने का मिलकर के काम करेंगे। और क्योंकि पहले भी मुझे मौका मिला है, पहले भी मैं मंत्री रह चुका हूँ और इसलिए जो मेरा अनुभव होगा, जितनी मेरा नॉलेज होगा, जितने मेरे दिमाग में आएगा, मैं प्रदेश के हित में काम करूंगा। गढ़वाल मंडल की बात करें तो यहाँ देहरादून जिले से खजानदास को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। खजानदास देहरादून शहर की राजपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। देहरादून जिले की मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी पहले ही सरकार में शामिल हैं। हरिद्वार जिले को अभी तक कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक और वहीं इसे जिले से दूसरे विधायक प्रदीप बत्रा दोनों सरकार में मंत्री बने हैं।
गढ़वाल मंडल के पहाड़ी जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग ये जिले अभी तक बिना रिप्रेजेंटेशन के थे, लेकिन अब कैबिनेट में रुद्रप्रयाग जिले से भरत सिंह चौधरी को जगह मिली है। मैं सबसे पहले अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने ये जिम्मेदारी हमको सौंपी है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो अपेक्षाएं हमसे रखी जाएंगी उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड की पूरी तस्वीर को देखें तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और चमोली जिलों के अलावा प्रदेश के हर जिले की सरकार में हिस्सेदारी है। जातीय लिहाज से देखें तो मुख्यमंत्री समेत 5 विधायक ठाकुर समुदाय से हैं, जबकि 4 विधायक ब्राह्मण समुदाय से हैं। अनुसूचित जाति से 2 विधायक सरकार का हिस्सा हैं और 1 विधायक पंजाबी समाज से है। कैबिनेट में मैदान और पहाड़ के बीच संतुलन को भी बनाए रखने की कोशिशें की गई हैं। मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, सौरभ बहुगुणा मैदानी जिलों से हैं, तो सीएम समेत बाकी सभी विधायक पहाड़ी जिलों से आते हैं। बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं और सभी लोग लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र में काम करते रहे हैं। उनका दीर्घकालिक अनुभव है, उनके दीर्घकालिक अनुभव का लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तराखंड अपना योगदान देगा। उसमें इन सभी महानुभावों का बड़ा योगदान होगा और प्रधानमंत्री ने जो बाबा केदार के नाम से ये उद्घोष किया था कि ये दशक उत्तराखंड का हो, तो हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये दशक उत्तराखंड का हो। उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड के जन जन तक विकास पहुंचे, उत्तराखंड के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को विकास के बढ़ने का अवसर मिले। हम सब लोग मिलकर एक टीम भावना के रूप में पूरी मंत्रिपरिषद राज्य की जन सेवा के प्रति समर्पित होकर काम करेगी। समय का चयन किया जाता है तो अच्छा शुभ दिन है, नवरात्र का समय है, मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन उत्तराखंड में हुआ है और क्योंकि अभी आचार संहिता में 1 वर्ष का समय है, ऐसे 1 वर्ष के अंदर अनेकों जनता के काम होंगे, जिन कामों को हमने प्राथमिकता आगे बढ़ाना है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी मुख्यमंत्री के साथ एक साथ सामूहिकता के साथ और जन समाज की समस्या को समाधान करेंगे और 2027 में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक बनाए, इसके लिए असंतोष कभी नहीं था। कोई ऐसी पार्टी में होता नहीं है, समय पर हर कार्यकर्ता समाधान से आगे बढ़ाई जाती है। देहरादून के लोक भवन में राज्यपाल ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऐसे में अब धामी मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। राज्यपाल ने विधायक मदन कौशिक, भरत चौधरी, प्रदीप बत्रा, राम सिंह केड़ा और खजान दास को मंत्री पद की शपथ दिलाई। चुनाव से 10 महीने पहले कैबिनेट विस्तार से प्रदेश की जनता और पार्टी को कितना फायदा होगा, इसको लेकर कई सवाल हैं। विपक्ष कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर हमलावर है, क्योंकि आखिरी वक्त में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और इसका फायदा होगा या नहीं ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में राजनीति गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। वहीं देहरादून के विकास नगर में चल रही 535 करोड़ की पेयजल और सीवरेज परियोजना को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इस परियोजना में 535 रुपए की भी गड़बड़ी नहीं होगी। इसी बीच यूयूएसडीए की ओर से जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से सीधे संवाद साधा गया। उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी यानी कि यूयूएसडीए के तहत विकास नगर में जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए करीब 535 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से संचालित हो रहा है। जन संवाद कार्यक्रम के दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने साफ कहा कि इस परियोजना में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है और किसी भी तरह की अनियमितताएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल वगैरह के ऊपर विशेष रूप से निगरानी है। आईआईटी से रैंडम सैंपलिंग होकर के टेस्टिंग होती है, श्री राम से होती है, सीपेट है भारत सरकार का डोईवाला में, उससे इसकी रैंडम सैंपलिंग करके उसकी जांच होती है और हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के यहाँ सैंपल जाते हैं और रैंडम होते हैं। ऐसा नहीं कि एक के पास एक ही जा रहा है, दूसरे बार वो चेंज होकर के चला जाता है। तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश छोड़ी नहीं जा रही
और जैसा आपको बताया गया कि 18+3 21 साल का 18 साल का मेंटेनेंस इसके अंदर रखा गया। और ये मैं यहाँ खड़े होकर के ही नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैंने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा, जो प्रदेश की सर्वोच्च विधायी संस्था है, सर्वोच्च फोरम है, वहां पर भी मैंने इस बात को लेकर कहा। विकास नगर के लिए गौरव की बात है कि आने वाले समय में 30 सालों में भी हमारी जो जनरेशन नेक्स्ट होगी, जो अपने जो बच्चे आज छोटे हैं वो अपने कैरियर के पीक पे होंगे, अपने कैरियर के पीक पे होंगे, और उस समय जिस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस आधुनिक सुविधाओं की उनकी जरूरत है, वो आधुनिक सुविधाएं हम उनके लिए आज जुटा रहे हैं। विधायक का ये भी दावा है कि निर्माण कार्यों के दौरान लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सड़कों को पूरे तरीके से बंद नहीं किया जाएगा और एक तरफा आवाजाही पर रोक रहेगी। हालांकि बड़े प्रोजेक्ट के चलते कुछ समय के लिए असुविधा को उन्होंने विकास की अनिवार्य प्रक्रिया बताया। इस परियोजना की खास बात यह है कि इसे आने वाले 30 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जबकि निर्माण एजेंसी करीब 18 से 21 वर्षों तक इसके संचालन और रख रखाव की जिम्मेदारी भी निभाएगी। इसे ही विजन कहते हैं, इसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो सोच कहते हैं, जिसमें वो हमेशा कहते हैं कि बड़ा सोचो, बड़ा करने का स्केल भी बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी होनी चाहिए, सोचने का दायरा भी बड़ा होना चाहिए, फलक भी बड़ा होना चाहिए और काम करने की रफ्तार भी होनी चाहिए। वो बच्चों से परीक्षाओं पे चर्चा करते हुए भी कहते हैं कि बेटा सपना देखो तो बड़ा देखो, बड़ा सोचो, बड़ा सोचोगे तब तो उसको चेंज करोगे, सोचोगे इतना तो क्या चेंज करोगे, योजनाएं इतनी बनाओगे तो क्या करोगे उसको। तो ये जो ये प्रोस्पेक्टिव, ये फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो एसटीपी प्लांट बन रहा है उसमें अभी केवल 2.5-2.6 MLD ही हमें स्लज मिलेगा, केवल अभी मल जो है उसमें 2.5-2.6 MLD ही मिलेगा, लेकिन डिजाइन हम इसको कर रहे हैं 7 MLD के लिए, 7.5 MLD के लिए, 7.2 MLD के लिए, मतलब 3 गुने के लिए हम इसको डिजाइन कर रहे हैं। जनसंवाद के दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं भी रखी, जिस पर अधिकारियों ने समाधान का भरोसा दिलाया। विकास नगर का ये मॉडल इतना प्रभावी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा हो रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।